नमस्कार विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में शामिल प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद की कहानी कफन, इसका आज हम पाठ करेंगे, वाचन करेंगे। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। गिसु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, अरे मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। हाँ तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। गीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फांके हो जाते तो गीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त। कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ईख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छील कर वह पेट भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों को का दोजग भरती रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। गीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा,
जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो गीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे तो वहां जाते डर लगता है। अरे डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। हाँ तो तुम ही जाकर देखो ना। अरे मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसान की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे गीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल हैं तो कम से कम उसे किसानों की सी जोड़ तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें छल गई। छिल जाने पर भी आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां इसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में दोनों की आंखों में आंसू निकल आते। गीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। जब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई थी, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने खाया, ऐसा खाया किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था,
चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अरे अब क्या कोई खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूरियां तो खाई होगी। अरे 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। अरे 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होगी, अच्छा पट्ठा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करहा रही थी। तो विद्यार्थियों, ये इस कहानी का एक भाग हमने आज पढ़ा। शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।